चलिए बेटे, लास्ट क्लास में हमने किया था enduring themes in the study of development as multidimensional and plural, development as continuing through the lifespan। ये टॉपिक हमने किए थे। उसके बाद में जो था हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इन डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस, इसको लास्ट में उमा शंकर इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे। एंड सोशल कल्चर कंटेंट्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, इसके ऊपर दिव्या प्रेजेंटेशन देगी, लेकिन लास्ट में पहले मैं पढ़ा दूं। आज हम जो करेंगे गैदरिंग डाटा अबाउट चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कंटेक्स्ट, फिर हमारी जो ये यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम करेंगे गैदरिंग डाटा, हमें डाटा कलेक्ट करना है अलग अलग सोर्सेज से, किसके बारे में, बच्चों के बारे में। तो इसमें दे रखे हैं कौन कौन से मेथड दे रखे हैं हमें डाटा कलेक्ट करने के। इसमें दे रखे हैं हमारे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स अबाउट चिल्ड्रन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड नरेटिव्स, क्लिनिकल मेथड्स विद रेफरेंस टू पियाजे। ठीक है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आई थिंक सारे बच्चे आ चुके होंगे क्लास में। चलिए स्टार्ट करें। देखियो, पहले बात आती है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन? Define its advantages and disadvantages, and in this method how to collect the data for students। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग करेंगे। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यानी कि स्वाभाविक निरीक्षण क्या होता है, ठीक है, इसके क्या लाभ है, इसकी क्या हानियां हैं, और इस विधि से आप एक बालक से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे कलेक्ट करोगे, ये बात हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या होती है। सबसे पहले तो ये देखो ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करना, ठीक है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन स्वाभाविक निरीक्षण बोल लो या खाली ऑब्जर्वेशन बोल लो, मीनिंग वही है। ऑब्जर्वेशन का मीन्स होता है आपके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसको आप क्या करते हो, बिल्कुल बारीकी से उसको ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, यानी कि उसको देखते हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे काम नहीं हो रहा है। ऑब्जर्व करना, जैसे आप अभी जैसे क्लास चल रही होती है, अभी तो आप लोग क्या है यहाँ पे ऑनलाइन है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो टीचर खड़ा होके ये देखता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपके एग्जाम होते हैं तो ड्यूरिंग एग्जाम आप लोग अपना एग्जाम लिख रहे होते हो, लेकिन जो इन्विजिलेटर होता है वो ऑब्जर्व करता है कि कौन सा बच्चा एग्जाम खुद से कर रहा है, कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निगरानी रखना, कि आप अपने आसपास की चीजों के ऊपर क्या कर रहे हो, निगरानी रख रहे हो कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। या एक बच्चा, यहाँ पर हमें किसके ऊपर निगरानी रखनी है, एक बच्चे के ऊपर। हमें डाटा किसके ऊपर कलेक्ट करना है, एक बच्चे के रिगार्डिंग हमें डाटा कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मीन्स है हमारा कि अपने आसपास के वातावरण में हमें क्या करना है, बच्चे के ऊपर ऑब्जर्व करना है, उसके बिहेवियर को समझना है कि बच्चा कैसे कर रहा है काम, कैसे नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लास में उसका बिहेवियर कैसा है, बाहर उसका अपने फ्रेंड सर्कल में बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं और उसके बारे में जो डाटा कलेक्ट करते हैं, एक मिनट बेटा, पहले मैं करवा दूं, फिर जिसका क्वेश्चन है वो मैं बाद में लूंगी। ठीक है, अब पूछ लेना मेरे से। ठीक है, तो जब हम उसके बारे में बच्चे के ऊपर पूरा ऑब्जर्व करके जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड।
ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड का मीनिंग क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब इसने बताई है हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन इन मैनी कंटेक्स्ट, ठीक है, यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड में देखा जाए तो जब हम किसी के बिहेवियर को रियल रूप में अपने सामने घटित होते हुए देखते हैं तो उसी को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी करके आ सकते हो कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ठीक है। अब इसने ऑब्जर्वेशन को अलग अलग कंटेक्स्ट में लिया है, जैसे इसने बोला है अगर हम इकोलॉजी का डिफरेंस देख रहे हैं, एक देखते हैं हम इकोलॉजी जिसमें हम क्या है अपने इन्वायरमेंट के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक है होमीलैंड जिसमें हम अपने घर के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसने बताया है कि अगर हम अलग अलग इकोलॉजी में तो क्या कर रहे हैं, हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जितना भी हमारा इकोसिस्टम है उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पेड़ पौधे ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसमें इकोलॉजिकल बस इसमें और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक स्टडी के दौरान हम 8 से 10 साल के जो चिल्ड्रंस हैं उनका एक ग्रुप लिया है और हम उसके ऊपर क्या उनके बिहेवियर के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने केस का यूज़ किया है, ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किया है। इसमें रिसर्च करने वाला चाहे तो स्वयं उस बच्चे के ग्रुप में रहकर उस बच्चे के बिहेवियर को नोट कर सकता है या और ये देख सकता है कि पहले बच्चे का बिहेवियर कैसा था और अब बच्चा कैसे उसमें चेंजेज ला रहा है। तो इन सारी संभावनाओं को दूर करने के लिए रिसर्च प्रत्येक जो भी बच्चा है उसका छिपकर ऑब्जर्वेशन करे या उनके साथ रहकर करे, ठीक है। तो समूह में रहते हुए कैसे बातचीत कर रहा है, कैसे हंसता है, कैसे दूसरों से बातें करता है, क्या ध्यान देता है, इन सब चीजों का जब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड एवरीवन। अब हम इसके करेंगे क्या क्या मेरिट्स हैं, यानी कि इसके क्या क्या लाभ हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के और क्या क्या इसकी हानियां हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। एडवांटेजेस में क्या बताया है कि जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करते हैं तो ये क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा संभव, यानी कि ये क्या है, इसमें हमारी पर्सनल अटेंशन का होना जरूरी है। सबसे पहले तो देखो भाई, मेरे को अगर ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करना तो मेरे को वहां पर इंडिविजुअली वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि इसमें जो भी ऑब्जर्व करने वाला होता है उसका फिजिकली प्रेजेंट होना वहां पर जरूरी है। दूसरी बात ये क्या है, लाभ क्या है इसका, व्यक्तिगत और ग्रुप, यानी कि इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों सिचुएशन में इसका उपयोग कर सकता है। यह विधि क्या है, अगर हमें बिल्कुल छोटे बच्चों के ऊपर स्टडी करना है तो उनके लिए बिल्कुल अच्छी विधि है, ठीक है। बिल्कुल ही क्या है, सिंपल और नॉन टेक्निकल मेथड इसको हम बोलते हैं। इस मेथड में जितना भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं वह रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, क्योंकि हमने सारी चीजें खुद नोटिस की हैं बच्चों की, ठीक है। उसके बाद ये जो मेथड होता है ये बिल्कुल ही चीप होता है, यानी कि बहुत सस्ता होता है। इसमें क्या है, हमें ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस हमें क्या है वहां पे जाना है, बच्चों को अपनी निगरानी में रखना है, बस इतना ही है। उसके बाद ये फ्लैक्सिबल मेथड होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें हम चेंज कर सकते हैं और एक्चुअल जो रिकॉर्ड होता है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब देखो भाई क्या क्या है इसके लाभ। इसके लाभ में बताया है, एक तो हम स्वयं जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं, अगर हम कोई चीज खुद करते हैं तो वो चीज क्या होती है, रिलायबल होती है, ठीक है, हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि सारी चीजें हमने खुद कलेक्ट की हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हमें छोटे बच्चों की स्टडी करनी है तो उनके लिए ये मेथड बिल्कुल इजी मेथड है। इसमें हम इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशन में, तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें हम व्यक्तिगत और समूह दोनों सिचुएशन के लिए ये उपयोगी है। अगर मान लीजिए हम किसी एक बच्चे का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर हम नंबर ऑफ पीपल्स के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपकी क्लास में ऑब्जर्व करें कि कौन बच्चा लिख रहा है, कौन बच्चा नहीं लिख रहा है, किसका कैसा बिहेवियर है, पूरा दिन वो क्लास में क्या करता है, ठीक है। ये क्या है, एक सस्ती विधि होती है क्योंकि इसमें हमें अलग से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा जो मेथड है ये फ्लेक्सिबल है और अलग अलग सिचुएशंस में, यानी कि सिचुएशन और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये थी इसकी मेरिट। और डीमेरिट क्या है, डीमेरिट का में है इसमें कि बिहेवियर चेंज,
भाई लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात है इसमें, नो मीन्स ऑफ टेलिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन अलोंग रिगार्डिंग कैजुअल फैक्टर, कारण संबंधी कारकों को बताने का साधन नहीं है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट संबंधी सूचनाओं का स्रोत, सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब इसकी लिमिटेशन में इसने बताया है कि मान लीजिए अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो हर जगह एक जैसा नहीं रहता। हमने तो ऑब्जर्वेशन सिर्फ उनके स्कूल में कर ली, ठीक है, स्कूल में उनका जो बिहेवियर था वो हमने नोटिस कर लिया। घर पे जाके हमें क्या पता वो डिसिप्लिन में रहते या नहीं रहते, क्योंकि स्कूल का इन्वायरमेंट तो बच्चा ऑफकोर्सली डिसिप्लिन में रहेगा, ठीक है। घर में क्या पता हमें वो डिसिप्लिन में रहता है या नहीं रहता है, कैसे बातचीत करता है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाती है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं रहता। तो इसका हम क्या है, बिल्कुल सही जो डाटा है वो कलेक्ट नहीं कर पाते। अब मेरा बिहेवियर यहाँ पे कुछ है, मैं घर पे जाके कैसी हो जाती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो बिहेवियर है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरा इसका दोष क्या है, दूसरी लिमिटेशन क्या है कि ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस के दौरान मात्र ऑब्जर्वेशन के आधार पर संबंधित फैक्टर्स को बताने इसमें कोई साधन नहीं, इसलिए एक समस्या का हल ढूंढने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने प्रयोगात्मक विधि को अपनाना शुरू किया। तो विज्ञान के और समीप इसने बोला कि भाई हम ऑब्जर्वेशन मेथड तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसमें जस्ट ऑब्जर्वेशन को हमने लिया है, तो इसमें हम क्या कोई फैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी रियल फैक्ट हम या कोई भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं कर रहे। तीसरी बात बताई इसने, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट, जो हमारा इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो बहुत ही कम है। डेवलपमेंट तो बच्चे की क्या है, अपने घर पे भी हो रही है, अपने आसपास से भी बच्चे सीख रहा है। यहाँ पर तो जस्ट हम उनको क्या है, क्लासरूम के यानी कि स्कूल के 6 घंटों में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, और दिन में 24 घंटों में से बच्चा 18 घंटे अपने घर पे, अपने आस पड़ोस में वहां पर क्या करता है, रहता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, हम थोड़ी ही इंफॉर्मेशन को क्या कर पाते हैं, यहाँ पे कलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि भाई स्पेसिफिक हर एक बच्चे के घर जाना ये हमारे क्या है, हमारे बस की बात नहीं है। उसके बाद है सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, कुछ सिलेक्टिव ही ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हमने रखी थी, जो टेंडेंसी हमने रखी थी, वो सिलेक्टिव रूप से ही उसका ऑब्जर्व हम कर पाते हैं। ऑब्जर्वर हर एक छोटी चीज को नोट नहीं कर सकता, ठीक है, वह कुछ मेन इंफॉर्मेशन को ही कलेक्ट करता है, ठीक है। अब इसने क्या क्या बताया है, ये सारी सूचनाएं, इसमें क्या होता है, टाइम अगर डिफरेंस आ जाता है तब भी सूचनाओं में क्या हो जाता है, थोड़ा फेरबदल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये इसके डीमेरिट बताए हैं। डीमेरिट में क्या क्या हो गया, एक तो लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। दूसरी बात बताई है कि हम सिर्फ सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन ही कर पाते हैं, थोड़ा सा ही डाटा कलेक्ट कर पाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इतनी ब्रॉड इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते, जितने समय तक बच्चा हमारे पास है उतने समय तक ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। और इसमें क्या है, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो हमारे पास क्या है, कोई ठोस फैक्ट नहीं हो सकते। हो सकता है वो बच्चा हमारे सामने बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, घर पे जाके वही बच्चा अपने बड़ों के सामने उल्टा बोलता हो, ठीक है, या फिर लड़ाई झगड़ा करता हो, तो ये भी क्या करते हैं, बिल्कुल सही एग्जैक्ट डाटा हम कलेक्ट नहीं कर पाते। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन मेथड। एनी प्रॉब्लम? अंडरस्टैंड एवरीवन? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट रहेगा हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या होता है और इंटरव्यू मेथड की क्या क्या फीचर्स हैं, और यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है भाई, देखो जैसे मैं पर्सनली आपको एक एक बच्चे को बुलाती हूँ, जैसे आपकी प्रैक्टिकल होती थी ना, तो प्रैक्टिकल के दौरान टीचर सभी स्टूडेंट को एक साथ नहीं बुलाता था, जिसका रोल नंबर आता था उसी बच्चे को बुलाया जाता था, उसी से क्वेश्चन किए जाते थे, ठीक है। तो ऐसे
ही क्या है हमारा इंटरव्यू मेथड है। इसमें हम पर्सनली हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। जिसके बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना होता है उस बच्चे को या उस व्यक्ति को हम बुलाते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व भी करते हैं, उसे क्वेश्चनियर भी मेथड का भी यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चनियर मेथड का मतलब हम उनको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम उससे पूछ रहे हैं। वो हम क्या ओरली भी पूछ सकते हैं या फिर हम रिटन में भी उनको एक क्वेश्चनियर हमने दे दिया, 10-15 क्वेश्चन दे दिए, भाई आप अपने अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को फिल करो, और फिर हम क्या करते हैं, इस तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं। समझ में आ गया इंटरव्यू मेथड क्या होता है? मैम एक बार रिपीट करिए। देखो बेटा, इंटरव्यू मेथड होता है कि जब हम जिसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वह व्यक्ति है या कोई भी बच्चा है, उसको हम पर्सनली मिलते हैं, उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। जिन जिन सूचना की हमें आवश्यकता होती है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरव्यू मेथड कहलाता है। इसमें आप ओरल और रिटन दोनों तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। अब आप देखो, आगे आप जॉब के लिए जाओगे, आपका इंटरव्यू क्यों होता है? आपका इंटरव्यू इसीलिए होता है ताकि जो आपको जॉब पे रखने वाला है उसको पता लग सके कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज नहीं है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ली जाती है वहाँ पर, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह, ठीक है। और उसके बाद आपकी सब्जेक्ट रिगार्डिंग भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो वो आपकी क्या है, नॉलेज से रिलेटेड या सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड आ जाती है। तो साक्षात्कार में हम पर्सनली व्यक्ति से मिलकर आमने सामने बैठकर अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। जब हम आमने सामने बैठकर अपनी जितनी भी सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका साक्षात्कार विधि या फिर इंटरव्यू मेथड हम उसको बोलते हैं। मीनिंग हुआ क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब इसकी फीचर्स के बारे में बताया गया है। क्या क्या फीचर्स होती हैं भाई? टू और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल सही बात। अब अकेला व्यक्ति तो इंटरव्यू में नहीं बैठता, आप अकेले होते हैं, आपके सामने 2-3 मेंबर बैठे होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। दूसरा, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। जिसका इंटरव्यू लिया जाता है वह जस्ट क्या है, इंटरव्यू लेने वाले के सामने बैठा होता है, ठीक है। उसके बाद एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, एक विशेष उद्देश्य के लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक पर्पज है, उसके लिए आप इकट्ठे हुए। बेवजह तो आप कहीं पे भी इंटरव्यू नहीं देने जाओगे। आपका मान लो कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका स्पेसिफिक पर्पज क्या है कि मुझे ये जॉब लेनी है, ठीक है। तो आप जब भी इंटरव्यू मेथड के लिए जाते हैं तो आपका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। अब डॉक्टर से आपकी क्या है, मीटिंग है, ठीक है। तो डॉक्टर से भी क्या है, इंटरव्यू मेथड हो रहा है आपका। डॉक्टर से यहाँ पर वो जैसे डॉक्टर, आपको कोई भी बीमारी हुई है, आप उसका इलाज कराने के, तो वो भी क्या हो गया, एक स्पेसिफिक पर्पज हो गया, ठीक है। उसके बाद है डाटा कलेक्शन, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या करते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करते हैं हम बातचीत के जरिए उनसे। क्या है, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जिन जिन इन्फॉर्मेशन की हमें नीड होती है, वो इन्फॉर्मेशन हम उनसे प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। अब जैसे देखो, जनगणना होती है, सेंसस मेथड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो हम पर्सनली जाकर एक एक व्यक्ति के घर जाकर उनसे क्या करते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि भाई आपके घर में कितने व्यक्ति हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सेंसस मेथड होता है। उसमें भी क्या है, हमारा पर्सनली इंटरव्यू मेथड भी उसमें शामिल है। यहाँ तक क्लियर है इंटरव्यू मेथड क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या बताई गई है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इसमें होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, और तीसरी बात क्या है, इसमें डाटा कलेक्शन के लिए हम इंटरव्यू मेथड अपना रहे हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद है इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। लिमिटेशंस में बताया गया है सबसे पहले हमारे, इसमें आता है बायसनेस का, सबसे पहले आती है बायसनेस। इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन है, बायसनेस का मतलब होता है पक्षपात, ठीक है।
पक्षपात यानी कि इंटरव्यू मेथड में सबसे ज्यादा पक्षपात होने की संभावना है। इसमें क्या होता है, आप देख लो कभी भी किसी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और मान लो 10 कैंडिडेट है वहां पे, तो 10 में से कोई एक कैंडिडेट है जिसका कोई जानकार वहां पे मिल जाता है, तो पक्का उसी बंदे का सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि पक्षपात की संभावना यहाँ पे सबसे ज्यादा रहती है। तो सबसे मेन जो इसकी लिमिटेशन है, जो हानि है, वो क्या है? बायसनेस। ठीक है, कि यहाँ पर किसकी चीज की पक्षपात की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। दूसरा है जो इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, कि वो किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। यानी कि इसमें इस मेथड की दूसरी लिमिटेशन, इसमें सूचना दाता पर अत्यधिक निर्भर करती है। इस संबंध में दो या दो से बातें, पहली तो सूचना दाता इंटरव्यू के लिए तैयार करना ही एक समस्या है, और दूसरा इसमें है ये सारी की सारी बातें इंटरव्यू देने वाले के ऊपर निर्भर और इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर निर्भर करती है। इंटरव्यू देने वाले के ऊपर कैसे निर्भर करती है? अगर मैं मान लीजिए किसी का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, जैसे मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरी पीएचडी के दौरान मुझे कुछ रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, मुझे पर्सनली क्या है डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई सभी इजीली मान जाए, मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। जिसका मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूँ वो मना कर दे कि भाई नहीं, मैं तो नहीं मिलना चाहता। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है कि सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन देने वाला है उसको इंटरव्यू के लिए तैयार करना ही क्या होता है, मुश्किल होता है। तो सारा का सारा इसमें जो इंटरव्यू है पूर्णतः सूचना देने वाले के ऊपर है, क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तीसरी बात इसमें बताई है कि जो स्किल्स जो इंटरव्यू लेने वाला है उसकी आवश्यकता होती है। यानी कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो उसके लिए भी जो हमारे इंटरव्यू लेने वाला है वो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसकी व्यवहार कुशलता, यानी कि उसका बिहेवियर अच्छा हो। ठीक है, इस प्रकार नहीं होता कि सामग्री अविश्वसनीय, यानी कि जब भी जो भी इंटरव्यू लिया जा रहा है वो एक विश्वास के ऊपर होता है। यहाँ पर इंटरव्यू हमें थोड़ा थोड़ा फॉर्मल वे में चले गए, इनफॉर्मल वे में भी इंटरव्यू होता है। जैसे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो अपना क्या करते हैं, जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो, और ये आ जाता है आपका पर्सनली जब मैं किसी से मिलती हूँ इनफॉर्मल वे में, और फॉर्मल वे में आ गया जैसे आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, मेन बात हमारी जो मेमोरी लेवल है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, जब इंटरव्यू लेते समय हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को नोट करते हैं और उन सूचनाओं को नोट करते हैं जिन्हें उनके बाद वह भूल जाता है और उनके गलत लिख देता है। तो ये छोटी छोटी त्रुटियां, अब मान लो मैंने इंटरव्यू के दौरान आप लोगों से क्या है सारी इंफॉर्मेशन तो ले ली, लेकिन कई बार क्या करते हैं हमारे पास, हमने वो नोट नहीं की, और बाद में जब हम उस चीज को नोट करते हैं तो हम अपनी दो चार बातें भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा डाटा था वो अब क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब लास्ट बात इसमें एक बात बताई है इसने कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, कई बार उसमें क्या है, घबरा जाते हैं लोग। ठीक है, उनको घबराहट होती है, हीन भावना उनके अंदर आ जाती है, कोई पता नहीं उसका तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ है, मेरा पता नहीं कैसा होएगा। तो ऐसे में भी क्या है, कुछ चीजें वह गड़बड़ी में बता देता है। ठीक है, गलत बता देता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, एक तो बायसनेस, पक्षपात होता है। दूसरा इंटरव्यू देने वाले के ऊपर है कि वह सही बातें बताएगा नहीं बताएगा। तीसरा जो इंटरव्यू लेने वाला है वह बिल्कुल अच्छा साइकोलॉजिस्ट, यानी कि उसको उस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा क्या है, हमारी एक जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। मान लीजिए हमने कुछ चीज़ें, उसने इन्फॉर्मेशन दी और हम उसको नोट नहीं कर पाए और बाद में नोट करते हैं और उसमें कुछ अलग चीज़ें ऐड कर देते हैं। और एक क्या है, बच्चे के अंदर जब भी कोई इंटरव्यू लिया जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है, हीन भावना आ जाती है। हीन भावना, मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल है और आपको अकेले को अंदर रूम में बुलाया जा रहा है, आप तो पहले ही डर जाते हो, पता नहीं क्या पूछेंगे, आप नर्वस हो जाते हो। ठीक है, और नर्वसनेस में आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आप गलत आंसर दे देते हो। ठीक है, तो ये है इसकी लिमिटेशंस। समझ में आया बेटा इंटरव्यू मेथड, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। यस मैम। अब इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू मेथड हो गया ऑब्जर्वेशन। अब है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स अबाउट चिल्ड्रन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, नरेटिव, क्लिनिकल मेथड एंड रेफरेंस टू पियाजे।
क्लिनिकल इंटरव्यू आ गया, जर्नल्स। अभी 2 पॉइंट हो गए हैं। तीसरा पॉइंट है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की जो जर्नल्स होती हैं। सबसे पहले तो है चाइल्ड रिलेटेड रिफ्लेक्टिव जो जर्नल्स हैं उनसे आपका क्या अभिप्राय, यानी कि बालक संबंधी जितनी भी परावर्तक, रिफ्लेक्टिव जर्नल का मतलब होता है परावर्तक पत्रिका, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव जर्नल, परावर्तक पत्रिका से आप क्या समझते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और एक बच्चे से रिलेटेड डाटा किस प्रकार हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्टिव मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल अबाउट चिल्ड्रन। इसका अभिप्राय वो नोटबुक या डायरी होती है जिसका प्रयोग बच्चे अपने स्वयं के विचारों को लिखने हेतु इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार की जो भी जर्नल होती है इसमें बालक अपनी मेटा कॉग्निटिव स्किल्स के डेवलप को प्रोत्साहित किया जाता है। इस जर्नल द्वारा बालक स्वयं का इवैल्यूएशन करके यह ज्ञात करता है कि वे क्या जानते हैं क्या नहीं। इसमें बच्चे के जितने भी उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। देखो भाई यहाँ पर बात की गई है रिफ्लेक्टिव जर्नल अबाउट चिल्ड्रन। अब कई बच्चों को क्या होता है, डायरी लिखने की हैबिट होती है। 100 बच्चे हैं तो 100 में से ओनली 10 बच्चों को लिखने की हैबिट होती है, बाकी बच्चों को नहीं होती। तो इसने पूछा है कि अगर हम कोई भी रिफ्लेक्टिव जर्नल में यहाँ पे बात की गई है कि वह नोटबुक या डायरी जिसका उपयोग बच्चा सेल्फ के जितने भी उसकी विचार है, सेल्फ के जितनी भी उसकी विचारधारा थिंकिंग है जब वह उसमें लिखता है और उससे हम जो नॉलेज है, उससे जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्टिव जर्नल के द्वारा डाटा कलेक्ट करना। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी मेटा कॉग्निशन स्किल्स यानी कि अपने विचारों को लिखता है, उसकी क्या क्या स्किल्स हैं उसके आधार पर वह सारी चीजें लिखता है। कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं इतने कार्टून बनाएंगे और उसके नीचे उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए रिफ्लेक्टिव जर्नल का मीनिंग समझ में आया यहाँ पे? Yes, ma'am. ठीक है। आप खुद की जो पर्सनल जो डायरी लिख रहे हो, जब मेरे को डाटा कलेक्ट करना होता है तो हम उसको देखते हैं, ठीक है, कि भाई बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब जैसे आपके मम्मी पापा, कोई बात नहीं बेटा कर रही हूँ रिपीट। रिफ्लेक्टिव जर्नल का मीनिंग यहाँ से लिया गया है वह नोटबुक या डायरी जिसमें बच्चा अपने खुद के विचार लिखता है, क्या वह सोच रहा है, क्या उसको चाहिए क्या उसको नहीं चाहिए। अब आपने भी कभी लिखी होगी डायरी या लिखते भी होंगे, तो कई बार मम्मी पापा ना उसको चुपके से देखते कि मेरा बच्चा क्या है, किस तरफ कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है या कैसे इसके विचार है, तो उसके लिए वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें मान लीजिए किसी बच्चे के ऊपर हमें स्टडी करनी है, वैसे तो कोई किसी की डायरी नहीं पढ़ेगा, ये तभी जरूरत पड़ती है जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च के दौरान अगर हम बच्चे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हम उसके डायरी को पढ़ते हैं। और ये सब बच्चे थोड़ी ना लिखते हैं, आप देखते भी होंगे जैसे क्राइम पेट्रोल देखते हो, उसमें अगर मान लो किसी की कुछ अनहोनी हो जाती है तो घर में कोई डायरी है या कहीं पे भी वो हर एक चीज को देखते हैं रिसर्च करके कि कहीं कोई सुराग हमारे हाथ लग जाए। तो ये वही बात है कि हम बच्चे की डायरी से कुछ डाटा कलेक्ट करने के लिए उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का स्वयं का इवैल्यूएशन करता है बच्चा, ठीक है। अब समझ में आया? अब देखो भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई इसका क्या महत्व है। इसमें सबसे पहले तो बच्चा स्वयं का इवैल्यूएशन करता है, स्वयं का मूल्यांकन करता है क्योंकि वह खुद ही लिखता है उस डायरी को, खुद ही अपने विचार उसमें इवैल्यूएट करता है, ठीक है। दूसरी बात ओपन एंडेड फॉर्मेट होता है, भाई आप कुछ भी लिखो, ठीक है, बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। आगे क्या है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन को स्पष्ट करने के लिए रिफ्लेक्टिव प्रोसेस आवश्यक होती है। इस प्रकार के लेखन से यह उद्देश्य पूरा होता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी कंफ्यूजन है उनको स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। आपको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या कंफ्यूजन है, आप सारी चीजें उसमें अपने विचार लिखते हो, ठीक है। और एक स्टूडेंट के बारे में अगर हमें एक्स्ट्रा सूझबूझ प्रदान करने के लिए ये क्या है, एक टूल्स की तरह काम करती है, ठीक है। अगर हमें एक बच्चे के बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम उसकी डायरी को पढ़ के ये हमारे लिए क्या है, एक टूल्स की तरह उपयोग करते हैं हम इसको। इसमें बच्चा जो कुछ भी स्वयं का इवैल्यूएशन करके यह खोजता है उन्हें क्या कुछ आता है, उसका अपने लर्निंग में क्या सुधार लाना है, इस
चीज़ की योजना बनाने के लिए भी प्रयोग करता है। अगर आपकी डायरी है, आपको मान लो यूपीएससी का पेपर क्लियर करना है या फिर और कुछ है, तो आप उसमें अपना प्लान भी लिखते हो कि भाई मुझे ऐसे ऐसे वर्क करना है, तब मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस दे रखी है। क्या क्या इंपॉर्टेंस दे दी भाई? बच्चा स्वयं को इवेल्युएट कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है, ओपन एंडेड होती है, ठीक है, यानी कि आप जितना चाहो इसमें लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। बच्चा अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी कंफ्यूजन है उसको लिखता है और उसको स्पष्ट करता है कि भाई ये क्यों हो रहा है। उसके बाद क्या है, अगर हमें किसी बच्चे के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी इकट्ठी करनी है तो हम इस टूल्स का उपयोग करते हैं, हम एक एज ए टूल की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद क्या, अगर हमें बच्चे को कोई अपनी प्लानिंग भी बनानी है अपने किसी भी स्पेसिफिक गोल्स को लेकर, ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, तो वह इसमें लिख सकता है। और ये टीचर के लिए भी हेल्पफुल होती हैं। टीचर को क्या है, ये उसके स्टूडेंट के बारे में क्या करती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हैं। तो ये था क्या, इसकी इम्पोर्टेंस, जो क्या है हमारी रिफ्लेक्टिव जर्नल अबाउट चिल्ड्रन। अब इसमें और क्या क्या बताना है आपको, लेखन कैसे करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं, कि कैसे ये लिखी जाती है, हाउ टू राइट, एंड कैसे ये क्या है मैनेज की जाती है। इसमें भाई ये जो डायरी बच्चे लिख रहे हैं, छोटे बच्चे जब लिखते हैं तो वे जोर जोर से बोलकर और सोचते हुए लिखते हैं, ठीक है भाई। दूसरा क्या है, इसमें विद्यार्थियों के स्वयं के जीवन के बारे में या अपनी क्लासरूम के एनवायरनमेंट के बारे में भी हो सकती है ये, ठीक है। या ये एंट्रीज क्या है, बच्चा क्या क्लास में क्या करवाया है वह भी लिख सकता है, या अपने स्वयं के क्या उसके थॉट हैं वे भी लिख सकता है, ठीक है। इस पत्रिका से माध्यम से विद्यार्थियों को क्या है, उनकी पर्सनल वैल्यूज के डेवलप होते हुए उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कई बच्चे क्या है, जिनका फ्यूचर में क्या बनना है वो गोल भी लिख देते हैं बच्चे, कई बार उसी से इंस्पायर्ड होके और कुछ चीजें भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिख रखा है ऐसे। अब इससे हम कैसे कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा कलेक्ट करने में क्या है, हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, हमें किसी बच्चे के ऊपर केस स्टडी कर रहे हैं, तब ये हमारी हेल्प करती है, ठीक है। अब इसको कैसे मैनेज किया जाता है, मैनेज करने के लिए बच्चा क्या है, या तो स्पाइरल नोटबुक ले सकता है या फिर क्या है कोई डायरी ले सकता है। दूसरा इसमें क्या बताया गया है, हर उसमें क्या है, बच्चा अपनी एंट्री पहचानता है, यानी कि डेट वगैरह लिख सकता है कि मैंने इस दिन ये लिखा था, मैंने उस दिन ये लिखा था। अब इस जर्नल के वितरण और उन्हें एकत्रित करने के लिए किसी स्पष्ट प्रणाली को निर्धारित करें। और क्या क्या बताया गया है, रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। हम बच्चे का ऑब्जर्वेशन करते हुए उसको रिव्यू भी कर सकते हैं कि कैसे बच्चे ने सही इसको लिखा है या नहीं लिखा है। बस यही इसके बारे में दे रखा है। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को कंफ्यूजन आ गया इस क्वेश्चन में, रिफ्लेक्टिव जर्नल अबाउट चिल्ड्रन। No, ma'am. ऑल क्लियर? Yes, ma'am. अभी उमा शंकर जी, आप जो मैंने बोला था पॉइंट उसको बता दो ताकि बीच में मेरा थोड़ा सा हो जाए। ओके मैम। इसकी डिसएडवांटेजेस नहीं बता रखी बेटे। चलिए अभी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो मैंने कल बोला था दो बच्चों को, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, इसको अभी उमा शंकर बताएंगे। मैम सबसे पहली बात है, विकास सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया या डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है, ये समझने की मुझे जरूरत है। हाँ जी। तो सतत प्रक्रिया होता क्या है, थोड़ा उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। सतत प्रक्रिया वैसा प्रक्रिया है जो किसी बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन धीरे धीरे नियंत्रण स्टेप बाय स्टेप होता है, इसे सतत प्रक्रिया कहते हैं। और असतत प्रक्रिया क्या होता है, वैसा डेवलपमेंट जो स्टेप बाय स्टेप नहीं हो पाता, बीच में ग्रोथ रुक जाती है कुछ समय के लिए, फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर रुक जाता है या आगे ग्रोथ होता ही नहीं है, ये होता है असतत प्रक्रिया। हाँ जी। डिसकंटिन्यूअस
डेवलपमेंट। हाँ जी, देखो बेटा मीनिंग क्लियर हुआ। इन्होंने बताया है कि जो हमारी डेवलपमेंट है, जो विकास है, वह कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी बोलते हैं उसको, डिसकंटिन्यूअस भी। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट तब कहलाती है जब स्टेप टू स्टेप बच्चे की अंदर ग्रोथ होती है, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअस डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे बच्चा पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया, ठीक है, धीरे धीरे उसने बैठना सीखा, फिर उसने चलना क्रॉलिंग करना सीखा, फिर चलना सीखा, ठीक है, एक स्टेप टू स्टेप बढ़ रहे हैं, वो क्या कहलाती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहलाती है। और डिसकंटिन्यूअस में इन्होंने बताया है कि जब हमारी डेवलपमेंट बीच में रुक जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बीच में बच्चे को कोई सीरियसली क्या होगी, इंजरी हो गई, ठीक है, तो उसकी क्या है, थोड़े समय के लिए उसकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। मान लो कोई बच्चा भयंकर बीमार हो गया और वो 5th क्लास में था, 5th क्लास में था तो क्या हो गया, अब एग्जाम नहीं दे पाया तो उसकी 5th क्लास वहीं पे रुक गई, अगले साल भी वह बीमार रहा, यानी कि 2 साल क्या हो गया, उसका गैप आ गया, तो डिसकंटिन्यूटी बन गई, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी में क्या हो जाता है, किसी कारण से जब हमारा विकास बीच में रुक जाता है, ठीक है, आगे बताइए। सतत प्रक्रिया में क्या होता है मैम, किसी भी बालक या किसी भी मनुष्य का विकास जो है जन्म से पहले गर्भ में ही आरंभ हो जाता है और ये फिर जीवन के अंत तक चलता है। और जिस प्रकार किसी शिशु का जन्म होता है, फिर उसका शिशु अवस्था स्टार्ट होता है, उसके बाद नेक्स्ट होता है बाल्यावस्था, फिर नेक्स्ट होता है किशोरावस्था और फिर लास्ट होता है प्रौढ़ावस्था। ये चरण जो है मैम, जीवन का जो ये चरण है, ये हर एक चरण में नए नए परिवर्तन, चेंजेस और क्षमताओं के विकास होते रहता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कोई बच्चा पहले जन्म लेता है तो वो मूवमेंट का, उसके बॉडी में मूवमेंट आता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर पढ़ना लिखना सीखता है, फिर सोचना सीखता है। और जब इसमें सोचने और समझने की क्षमता आ जाती है तो फिर उसी नीड्स के अनुसार हर सुविधा चाहिए होता है, जो आपने मुझे पहले ही पढ़ा चुका है मानवतावादी मनोविज्ञान या मैक्सलो के सिद्धांत में, जो कि अगर कोई भी बच्चा होता है तो उसे नीड्स की आवश्यकता के अनुसार वो ग्रोथ करता है, वो डेवलप करता है। इसीलिए ये विकास जो है मैम, ये सतत प्रक्रिया है, जबकि असतत प्रक्रिया नहीं है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक नियंत्रण स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो एक इमोजी तो भेज दो ताकि अगला बच्चा मोटिवेट हो। Yes, ma'am, done. Yes, ma'am. Done. ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, किसको दिया था मैंने, दिव्या को। यस मैम। हाँ जी बेटा बताइए। मैम आपने टॉपिक था सोशियो कल्चरल थ्योरी, हाँ तो जी। मैम इस वाली थ्योरी में लेव वाइगोत्स्की ने दी थी। तो हाँ इसमें जी। ये बताया जाता है कि ये एक ऐसी कोलैबोरेटिव थ्योरी होती है जो कि एक इंडिविजुअल को हम लोग देते हैं, मतलब कि जिससे कि वो बच्चा क्या करता है, नॉलेज एक्वायर करता है किसी का इंटरेक्शन करने पे। जैसे कि मान लें आप टीचर हैं और हम स्टूडेंट हैं, जब हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, तो जो कोई भी टॉपिक होगा उसके बारे में जो उसमें नॉलेज मिलेगी, तो उसी को हम लोग मतलब एक कोलैबोरेटिव थ्योरी बोलते हैं उसी को, कि भाई बच्चा जो अकेले कुछ भी अपने आप से नहीं कर सकता, उसको किसी का ना किसी का साथ चाहिए होता है कोई भी अपना काम करने के लिए। तो इसका मेन पॉइंट तो मैम सबसे पहले ये बताता है, और इसमें कुछ की पॉइंट्स आते हैं, जो कि आता है सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन, कि मतलब कि जो मैंने बताया कि बच्चा कभी खुद से कोई अकेले काम नहीं कर सकता, उसको किसी न किसी का साथ चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए या किसी टॉपिक पे कुछ जानने के लिए, कुछ करने के लिए। तो सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन, फिर उसके बाद जेड डी पी आता है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि दिव्या बच्चा। दिव्या दिव्या 1 मिनट रुको बेटा, आपको ना यहाँ पे थ्योरी को डेवलप नहीं करना, बस जस्ट सिंपल वर्ड में बताना है। वाइगोत्स्की की थ्योरी आगे आएगी कंप्लीट,
क्योंकि यहाँ पे ना आपको जस्ट सिंपल वर्ड में देना है, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा, मैक्सिमम आएगा आपका 5 नंबर का। जस्ट आपको जस्ट ये समझा दो कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास से क्या अभिप्राय, यानी कि सोशल कल्चर डेवलपमेंट से क्या अभिप्राय है। थ्योरी को हटा दो, क्योंकि थ्योरी को ले लो आप साथ में, लेकिन उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको बेसिक से यूज मत करो। मैम इसमें बस मेन पॉइंट जो इसके बस यही है कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चा क्या सीखता है, उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, या क्योंकि वो एक फंडामेंटल हमारा बेस होता है, क्योंकि उसको जब तक वो डेवलप नहीं होगा तब तक बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। और फिर मतलब कि होता है कि कल्चरल और सोशल, मतलब कि उसका कल्चर कैसा है, वो क्या क्या, क्योंकि कल्चर से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। कल्चर और लैंग्वेज जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा मेन होती है, कि कल्चर से बच्चा जो सीखता है वो होता है, और लैंग्वेज ये होती है कि उसको किसी चीज़ से कम्युनिकेट करना है, किसी से कम्युनिकेट करना है, तो वो उससे भी बहुत सीखता है। हाँ, तो मैम इसमें मतलब 2-3 पॉइंट्स ये है मेन। देखो इन्होंने क्या बताया है, अब ये बताया कि सोशल कल्चरल डेवलपमेंट से क्या अभिप्राय है, यानी कि ऐसा विकास, इसका अभिप्राय यानी कि व्यक्ति अपनी जो भी स्किल्स है, जो भी एबिलिटीज है, वह किसके माध्यम से डेवलप करता है, अपने समाज और अपने कल्चर से वह इन चीज़ों को जब विकसित करता है तो वो क्या कहलाती है, आपकी सामाजिक सांस्कृतिक विकास कहलाता है। यानी कि जब बहुत सारी चीज़ें आप अपने समाज से, अपने कल्चर से जो जो चीज़ें सीखते हो, वही आपकी क्या कहलाती है बेटा, साइको कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया है, मैडम हरलोक के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया है कि सोशल और कल्चर डेवलपमेंट का अर्थ है आप सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में रहकर खुद को क्या बनाते हो, मैच्योर बनाते हो। ठीक है, समझ में आ गया, इजी सा मीनिंग है। ठीक है, अब है आपका, इसमें बताना है कि साइको कल्चरल डेवलपमेंट के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। ठीक है, यानी कि इसमें क्या क्या आपके ऐड है, या क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, बताइए बेटा। एक फैमिली दे रखा है, एक एजुकेशन, रिलीजियन, फ्रेंड, आपका नेबरहुड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बताइए दिव्या। यस मैम, मैम इसमें कुछ मेन पॉइंट्स आपने बताया वही दे रखी, कि फैमिली, स्कूल, टीचर्स, नेबरहुड, और मतलब कि हमारे रीजन और मास कम्युनिकेशन, मतलब जितना ज़्यादा हम लोग कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, मतलब कम्युनिकेट किया, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं या रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, जितनी भी हम चीज़ें सुनते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज उसी चीज़ों से बढ़ती है। फिर हम लोग फैमिली के लेते हैं, कि फैमिली में हम जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, जिससे भी, तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ सोशल के बारे में या कल्चर के बारे में कुछ ना कुछ आगे पता चलता है। फिर उसके बाद स्कूल है। स्कूल में मतलब कि हमको जो भी होता है कि ना डायरेक्शंस मिलते हैं, कोई भी किसी काम को आगे करने के लिए, कोई भी जैसे आप टीचर्स होते हैं, हमें गाइड करते हैं कि भाई ये काम ऐसे नहीं, इस काम को ऐसे करना है, तो हमें किसी काम को करने के डायरेक्शंस मिलती हैं आगे। उसके बाद नेबरहुड होता है, कि जिससे कि नेबरहुड में हम लोग रहते हैं, कम्युनिटी में जिसमें रहते हैं, उसके उससे भी बहुत चीज़ें हमें, मतलब कि फैक्टर जो होते हैं वो हमें मतलब कि पता चलते हैं, कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे थी, ऐसे नहीं ऐसे है। तो मतलब कि ये सब चीज़ें हमें बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं आगे जाके बच्चे को, या किसी को भी डेवलप होना है, सोशल कल्चर जो है उसका वो डेवलप करता है। हाँ जी, सबको हो गया क्लियर या बताऊं? क्लियर है मैम। ओके, क्योंकि देखो बार बार वही पॉइंट है जो आप स्टार्टिंग में करके आए थे। जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये कुछ कॉमन पॉइंट है, अगर आपको कुछ भी याद ना आए तो ये पॉइंट आप सब में लिख सकते हो। अब आपका टॉपिक पे आते हैं वापस। अब इसमें रह गया है रिफ्लेक्टिव जर्नल तक हो गया है, एक है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होते हैं, और क्लिनिकल मेथड्स, इनके जरिए कैसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एक बच्चे के रिगार्डिंग। मैम नरेटिव। ये एक ही है बेटा, एक में ही आएंगे ये, एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड नरेटिव्स। हाँ, नरेटिव्स अलग दे रखा है बेटा, हाँ जी। अब एक बच्चा पढ़िए एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, फिर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी इसको।
Anecdotal record means writing a diary by a pupil, event history, and cumulative record prepared by teachers, ECT. Daily supervision of the pupils by the teachers makes the picture of a pupil behaviors absolutely clear. John de Villard has defined a anecdotal record as a anecdotal record is a simple statement of an incident deemed by an observer to be a scientific significant with respect to given pupil. According to Rat Laus, an anecdotal record is a report of significant episodes in the life of a student. Similarly, in the word of Arthur J. Jones, the definition of anecdotal record is given as follows. It may be defined as on the spot description of some incident, episodes, or occurrence that is observed and recorded, a being of possible significance. When these reports are get together, they are known as anecdotal records. ओके देखिए, यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग अगर मैं बताऊं तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। जब एक टीचर आपको, जो आपका क्लास टीचर होता है ना, उसके पास हर एक बच्चे का अलग अलग रिकॉर्ड होता है और उस टीचर के द्वारा जो सारा रिकॉर्ड रखा जाता है एक बच्चे के रिकॉर्डिंग, यानी कि स्कूल में क्या क्या वह करता है, उन सारी चीज़ों का जो एक रिकॉर्ड है वही क्या कहलाता है, आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, और फिर अलग अलग जितने भी ऑथर्स हैं उन्होंने अलग अलग ने अपने अपनी राय दी है इसमें, जैसे अलग अलग डेफिनेशन दी है, वो आपकी बुक में जो आपको इजी लगे वो आप ले सकते हो। यहाँ पर रेथस लुइस के अनुसार जब किसी विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वो क्या कहलाता है, आपका आकस्मिक निरीक्षण रिकॉर्ड, यानी कि इंग्लिश में वर्ड इजी है एनेक्डोटल रिकॉर्ड इसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, अंडरस्टैंड। छोटी सी बात है, जो पहले जो जर्नल थी ना, रिफ्लेक्टिव जर्नल, वो किसके द्वारा लिखी जा रही थी, बच्चे के द्वारा। अब जो बच्चे के बारे में कौन लिख रहा है, टीचर लिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें क्या क्या हो सकता है भाई, इस रिकॉर्ड में टीचर क्या लिख सकता है आपके बारे में। अब कोई गलत बात तो नहीं लिखेगा, यही तो लिखेगा आपका नाम क्या है, पेरेंट्स क्या है, आपने पूरे साल जितने भी असाइनमेंट दिए हैं या जितना जो कुछ भी दिया है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ओरल में कैसी रही है, आपकी रिटर्न में कैसी रही है, आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, आप कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में कैसे हो, को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में कैसे हो। तो ये सारी चीज़ें जब एक जगह रिकॉर्ड की जाती है, आपका फुल फ्लैश कि जब भी पीटीएम होती है ना, तो टीचर इसको क्या करता है, आपके पेरेंट्स को दिखाता है कि भाई ये कमियां रह गई हैं बच्चे के बारे में। और आपका बच्चा तो, कुछ बच्चों के बारे में वो बोलेंगे कि भाई आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, एक आधा जो कमियां रहती है वो उसमें बता देते हैं। ठीक है, तो टीचर के द्वारा जब एक बच्चे की पूरी, यस वेरी गुड, रिपोर्ट कार्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, हमारी भाषा में बोले तो रिपोर्ट कार्ड ही हो गया। तो रिपोर्ट कार्ड तो बेटा आपको दे दिया जाता है, लेकिन एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है वो नहीं दिया जाता। ठीक है, उसकी पूरी इतनी मोटी फाइल बनती है और उसका ऑब्जर्वेशन होता है, वो हम आप लोगों को नहीं देते। ठीक है, और ये जरूरी नहीं स्कूल में बने, ये कॉलेज में भी प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें आपकी पूरी सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। हाँ, लेकिन कॉलेज में ये कि शॉर्ट में किया जाता है, जिसमें आपका नेम, फादर नेम, आपके जितनी भी आप उसमें आते हो, कास्ट में आ गए, जनरल, ओबीसी, एससीबीसी, सारा का सारा रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड है ये अब यहाँ पर शॉर्ट में लिखने लग गए हैं हम लोग। ठीक है, स्कूल में क्या है आपकी हैबिट्स। हाँ जी, मैम उसको नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड कर दिया जाता है टीचर्स को हाँ जी, कि वो बच्चे को अंडरस्टैंड कर सके। यस, छोटी सी बात ही समझ में आ गया। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसके बताने हैं आपको क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं इसकी। बताइए क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं, अपने अकॉर्डिंग बताइए क्या क्या फायदे हो सकते हैं इस रिकॉर्ड को रखने के। मैम एक बच्चे का हमें कंप्लीट व्यू मिलेगा कि वो कैसा है कैसा नहीं है। हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट, मैम बच्चे के कमियों के बारे में पता रहेगा तो हम उनको अच्छे से और कर पाएंगे कि उसमें वो ठीक हो सके। बिल्कुल सही। और
और मैम उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा, वो किस बैकग्राउंड से कैसा है कैसा नहीं है। और बताइए, बच्चे की डेवलपमेंट का भी पता लग रहा है कि बच्चा डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या खाली शैतानियों में ही उसका हाथ है। ठीक है, इस रिकॉर्ड के द्वारा स्टूडेंट की जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान प्राप्त करने में भी सहायक होता है। इस रिकॉर्ड से अगर हम बच्चे को दिखा दे बेटा तेरी ये मिस्टेक्स है, ये इनको सुधारो, तो बच्चा भी सेल्फ के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करता है। ठीक है, और इस रिकॉर्ड के आधार पर उसकी जो पर्सनैलिटी है उसका अनुमान लगाना थोड़ा संभव हो जाता है। ठीक है, कि बच्चा शरारती है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या इसका नेगेटिव एटीट्यूड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इससे पता लग जाती है। अब इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन एक तो क्या हो गया, इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है भाई, इतने सारे बच्चे, भाई मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है इतने सारे बच्चों के बारे में रिकॉर्ड लिखना और उसको फिर मेंटेन करके रखना। ठीक है, इसमें कठिनाई आती है। और जो ये रिकॉर्ड होता है ना बेटा, एक बच्चे का रिकॉर्ड, ये हमें बहुत सालों तक रखना होता है। एटलीस्ट आप देखोगे ना, आप गवर्नमेंट अगर किसी का कोई बुजुर्ग है उसको अपने बारे में कुछ लेके आना, कहीं पर भी कभी भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट जो अभी जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, एक सर्विसमैन थे, वो अपना रिकॉर्ड निकलवाने के लिए आए हुए थे। कब का था उनका, कितने साल पुराना। तो ये रिकॉर्ड को हमें मेंटेन रखना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। आजकल तो क्या है, सारा डिजिटल कर दिया है। ठीक है, लेकिन जब मोटी मोटी फाइलों में जो लिखा जाता था ना, उसको कठिन हो जाता था। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार का जो डिस्क्रिप्शन लिखना, अच्छे बुरे कार्यों को लिखना, ये भी क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। देखो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो हम रख सकते हैं अपने पास, लेकिन इतनी सारी उसकी चीज़ें लिखना, ये क्या हो जाता है, डिफिकल्ट काम हो जाता है। दूसरा, इसमें टीचर की स्वयं की जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, स्वयं की प्रतिक्रिया को नोट करता रहता है और वास्तविक विवरण नहीं देता। इसमें टीचर क्या होता है, कई बार टीचर भी क्या है, ऐसी एक्टिविटीज़, कई बार टीचर के कुछ फेवरेट बच्चे होते हैं, उनके बारे में तो अच्छा अच्छा लिखेगा। कुछ शरारती बच्चे होते हैं, उसकी एक दो चीज़ें और बताएगा पेरेंट्स को कि भाई नहीं, आपका तो बच्चा पढ़ता ही नहीं। ठीक है, और क्या बताया गया है, अवांछित व्यवहार का भी अभिलेख। इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा अगर ठीक से बिहेवियर नहीं कर रहा तो अवांछित व्यवहार के रिकॉर्ड होने की भी संभावना इसमें बनी रहती है। तो ये इसकी क्या दी गई है, मेन लिमिटेशन तो यही है कि भाई इसको मेंटेन करके, चलो एक साल में अगली क्लास वाले टीचर को दे दिया ठीक है, लेकिन कई सालों तक मेंटेन करके रखना एक डिफिकल्ट काम है, और एक्सप्लेन करना भी डिफिकल्ट है। अंडरस्टैंड? यस मैम। आगे आते हैं, नरेटिव्स क्या होते हैं। पढ़ो भाई, क्या है नरेटिव्स। A narrative is some kind of retelling obtained in words, though it is a possible to minimize a story of something that happened. A story. The narrative is not the story itself, but rather the telling of the story, which is why it is so often used in phrases such as written narratives, oral narratives, etc. While a story is a sequence of events, a narrative recounts those events, perhaps leaving some occurrence out because they are from some perspective insignificant and perhaps emphasizes other. A narrative in its broadest sense in anything told or recounted more narrowly, and more usually something told or recounted in the form of casually linked set of events, accounts, tale, the telling of a happening, or connected series of happenings, whether true or fictional. देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया है, नरेटिव्स क्या होते हैं, विवरणात्मक कथाओं के बारे में बताइए। नरेटिव्स का मतलब होता है मौके पे, यानी कि अभी एट प्रेजेंट तुम्हारी क्लास में जैसे जैसे बिहेवियर आप लोग कर रहे हो, उसी के बारे में एज इट इज लिखना। ठीक है, जिसमें हम बच्चे की जो भी एक्टिविटीज कर रहा है बच्चा, उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं लॉन्ग वे में, तो वो क्या कहलाता है, नरेटिव्स कहलाता है। ठीक है, अब एक था एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये भी उसी से ही मिलता जुलता है। अब इसमें क्या है,
एट प्रेजेंट की चीजें, एट प्रेजेंट बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस चीज को लिखना, वो क्या कहलाता है आपका नरेटिव्स कहलाता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है लिखने का, इसका होता है कि विद्यार्थी की के अंदर क्या स्पेसिफिक एबिलिटी है, कैसा उसका बिहेवियर है, क्या स्किल्स हैं, ठीक है, इनका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है इसके अंदर, ताकि इन फ्यूचर अगर उस स्टूडेंट्स का इवेल्युएट किया जाए तो उसको इवेल्युएट करने में हमें आसानी हो, ठीक है, तो हम उसी टाइम वो चीजें नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका नरेटिव्स, यानी कि विवरणात्मक कथाएं कहलाता है। इसके क्या प्रॉफिट है और क्या इसके लॉस। प्रॉफिट यानी कि मीन्स क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लाभ है और आगे क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। लाभ में देखिए क्या क्या बता रखा है, इसमें कोई पहले से हमें क्या है कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती और ना ही हमें इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, बच्चे ने जैसा बिहेवियर किया उसी टाइप पे हमने लिख दिया, ठीक है। ये क्या है हम अपनी डेली लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है किसी के बिहेवियर पर सेंटर्ड न होके सभी बिहेवियर पर केंद्रित होती, किसी एक स्पेसिफिक के ऊपर ना होके सभी के ऊपर होती है, ठीक है। इसमें हमें किसी अदर टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बस जो घटना घटित हुई है उसी के बारे में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें इसकी दे रखे हैं। अब इसके लिमिटेशन में क्या बता रखा है भाई, रिकॉर्ड करने में समय अधिक लगता है, एक से अधिक बालकों को ऑब्जर्व करते हुए यह विधि कठिन लगने लगती है, जो ऑब्जर्वर होता है उसके बच्चे को स्वयं को अलग रखते हैं, जबकि अध्यापकों को ऐसा करना कठिन हो जाता है, यानी कि ऑब्जर्वर बच्चों से स्वयं को अलग रखते हैं और टीचर्स के लिए ये काम करना कठिन हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऑब्जर्वर ने तो बोल दिया भाई, टीचर को ही बोल दिया भाई लिखो आप, ठीक है, ऑब्जर्वर खुद तो कर नहीं रहा, टीचर्स को बोल रहा है, तो टीचर्स को ये काम क्या है कठिन लगता है, भाई मैं क्या क्या करूं ये सोचने लगता है वो, ठीक है। तो ये था आपका नरेटिव्स यानी कि विवरणात्मक कथाएं। ये क्या है आपके रिकॉर्ड से ही संबंधित है, जैसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड था ऐसे ही ये रिकॉर्ड है, उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी और यहाँ पर हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया, फुल्ली डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे क्या कर रहा है बच्चा। समझ में आ गया। अगर डिफरेंस आ जाए तो क्या लिखोगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड में और इसमें, बताओ। मैम एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मैम हम प्रेजेंट टाइम पे ही रिकॉर्ड बना रहे हैं, बच्चे का नेम भी लिख रहे हैं, पेरेंट्स का नेम भी लिख रहे हैं और उनके इम्प्रूवमेंट्स और डिमेरिट्स और मेरिट एडवांटेज भी बता रहे हैं। लेकिन मैम नरेटिव में हम मैम बना के रख दे रहे हैं कोई भी चीज़ और फिर बाद में सेकंड पर्सन जब उसको आके रिकॉर्ड को देख रहा है तो हम उसका बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं। बट एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हम ओवरव्यू प्रेजेंट टाइम पे ही बना रहे हैं, लेकिन जो नरेटिव होता है उसमें हम पास्ट में जाके उसके रिकॉर्ड को देख रहे हैं, उसके बिहेवियर को, सब नहीं चीज। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया। नरेटिव में हम एट प्रेजेंट जो बच्चे ने बिहेवियर किया है उसी को लिखते हैं। एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है वो फॉर्मल वे में हो रहा है तो ये भी फॉर्मल है। वो क्या होता है हमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड लंबे टाइम तक रखना होता है, यानी कि जब तक अगर मान लो बच्चा सर्विस में भी चला जाए तो भी हमें एक स्कूल को जहाँ से बच्चा पढ़ा है पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। और नरेटिव्स में क्या होता है हम लंबा डिस्क्राइब करते हैं। ये तो क्या है एक साल के बाद दूसरे टीचर को, जैसे अभी बताया था फॉरवर्ड हो गया, तो एक ही क्लास का टीचर रखता है इसको, अगले साल अगला टीचर इसको बनाएगा कि मेरी क्लास में बच्चा कैसा बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। और जो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड है ना ये लंबे समय तक ये पूरा का पूरा, जैसे अभी आपकी अपार आईडी बनती है ना उसमें सारी डिटेल होती है, ये इस टाइप का हो गया आपका, यस मैम। ठीक है। और ये जो नरेटिव्स हो गया ये तो आपकी एक क्लास में ही रहेगा, अगली क्लास में अगला टीचर देखेगा भाई क्या है क्या नहीं है। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड अगर आप 10 साल उसी स्कूल में रह रहे हो तो 10 साल तक आपका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उनको। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है इसका क्लिनिकल मेथड विद रेफरेंस टू पियाजे। कितना बड़ा भाई है। मैम अभी जो आपने बताया कि 10 साल तक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा वो वाली लाइन रिपीट कर देना। बेटा ये इसका बताया है जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है वो हमें लॉन्ग टाइम तक रखना पड़ता है। और नरेटिव्स क्या होता है हमने शॉर्ट पीरियड के लिए रखना होता है, क्योंकि नरेटिव्स में हम बच्चे की अच्छी बुरी सारी जो बिहेवियर कर रहा है वो सारा लिखते हैं। और उसमें एनेक्डोटल में हम मेन बच्चे की चीजें रखते हैं, कैसी उसकी प्रोग्रेस थी, कैसा क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें।
अगला तो बेटा पूरा प्याजे का ही आ गया, जीन प्याजे की क्लिनिकल मेथड बोल दिया इसने, थ्योरी आ गई। बताओ, ये इससे पहले वाली क्लास में मैंने पूरी यही पढ़ाई है। ऐसा पता होता तो तुम्हारी कंबाइन क्लास कर देती, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। देखो अभी ना मैं इस क्वेश्चन को मेरे वाली बुक से कराऊंगी और कल आपको ना ये पढ़ के आना है प्याजे वाला। अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही, आपको वैसे फोटो दे रही हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। कॉग्निटिव थ्योरी बोल लो, क्लिनिकली वो बोल लो। मेरा कैमरा ब्लर क्यों हो गया? ठीक है, देखो फर्स्ट वाले यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक शुरू हुआ था, इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन टू पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट। उसके बाद ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें से बताओ शिद्दी कौन सा पॉइंट है? मैम ये तो कंप्लीट कर लिया। बस। और उसके बाद अलग था हमारा सेकंड टॉपिक, एंड्यूरिंग थीम इन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है, टॉपिक का नाम है। इसमें क्या क्या टॉपिक आप पढ़ोगे? डेवलपमेंट एज ए मल्टी डायमेंशनल एंड प्लूरल। उसके बाद डेवलपमेंट एज कंटिन्यूइंग थ्रू द लाइफ स्पैन। उसके बाद है वे इन विच डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस एंड साइको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। इसमें से बताइए। मैम ये भी कंप्लीट कर लिया। अभी तीसरा पॉइंट और बोलूंगी, गैदरिंग डाटा अबाउट चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कंटेक्स्ट, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स अबाउट चिल्ड्रन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड नरेटिव्स एंड क्लिनिकल मेथड विद रेफरेंस टू। ये प्याजे वाली जो थ्योरी है, पाइगेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये छोड़ा है मैंने, सिर्फ क्लिनिकल मेथड्स विद रेफरेंस टू प्याजे। यस मैम कंप्लीटेड। मैम मेरे कहने का मतलब है हमने जब डेवलपमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशन एंड प्लूरल उससे कर लिया था ना, उससे हाँ जी, पहले उसी मैम ये एक उसमें इसके ना अंदर बेटा बुक के अंदर बीच था। में मैंने कुछ कुछ कट करवाया है, जैसे कई, जैसे जो हमारी ये लक्ष्मी वाली जो बुक है ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, कुछ बुकों में कुछ दे रखा है। और अब जैसे मेरे पास हो सकता है दूसरे राइटर की बुक हो, आपके पास हो सकता है दूसरे राइटर की बुक हो, इसीलिए मैंने बोला था। जो आपने बुक बताई मैम वही है। आपके पास कौन सी बुक है स्टूडेंट? मैम मैम चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, नहीं, डीएलएड फर्स्ट ईयर। बुक तो वही है फर्स्ट ईयर की। मैंने बोला किसी के पास अलग, पब्लिकेशन कौन है? बोलो पब्लिकेशन कौन सा है मैम? भाई, मेरे पास दोनों आपके है। पास जो बुक है उसका मेरे पब्लिकेशन क्या पास है? नहीं, मेरे पास स्टूडेंट की भी है और लक्ष्मी की भी है। देखो, मेरे पास लक्ष्मी की है। मैम लक्ष्मी की है। लक्ष्मी की भी है और स्टूडेंट की भी है, तो इसीलिए बोलते अच्छा, हैं ना, जैसे कई कई में ना एक्स्ट्रा टॉपिक दे रखे, आप जब भी पढ़ोगे ना, तो जो आपका आगे जो सिलेबस दे रखा है ना बेटा मेन पेज पे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो आप। एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, अगर मान लो बीच में कोई थ्योरी है, अगर आगे होगी तो वो थ्योरी जरूर आएगी। जैसे आप थर्ड यूनिट करोगे ना, उसमें आएंगे आपकी कोलबर्ग की, कैरोल्स की, ये अलग अलग थ्योरीज आएंगी। ठीक है, अब जैसे डेवलपमेंट थ्योरी बीच में इन्होंने प्याजे की दे दी थी, मैंने वो वहां पे डिलीट करवा दी थी, मगर बेटा ये यहाँ पे नहीं, आगे भी आएगा इसका क्वेश्चन। तो अब वो क्वेश्चन दोनों जगह एक ही होएगा। यहाँ पे इसने बोल दिया क्लिनिकल मेथड बोल दिया, लेकिन प्याजे ने दी तो वही चार ही चीजें हैं, उन्होंने वही चार चीजें हमने पढ़नी है। अब बताइए मुझे किसको क्या दिक्कत है? एक बच्चे ने मुझे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन लिखा था, पूछ सकते हो बेटे आप।
मैम वो फर्स्ट क्लास थी तो मैं बुक और चैप्टर पूछ रही थी, पर अब मिल गए, ढूंढ लिए मैंने। ओके, आप ना कुछ भी देखो तो पहले सिलेबस देख लिया करो। अब सिद्धि मुझे बताओ बेटा, कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. ठीक है ना, कोई अगर एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, अगर आपके सिलेबस में है तो वो आप उसको पढ़ो, अगर नहीं है तो उस पॉइंट को डिलीट कर दो। Yes, ma'am. अब आपके ये लगा लो, कल 15 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बताइए, किसी को कोई दिक्कत? खुशी बेटा, मेरे पास अब देखो, पहले बता देती हूँ, जो ये एक टॉपिक छोटा है ना, ये मैं आपका कल करवाऊंगी।